आदाब नमस्कार, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर का आइंदा मार्च में शुरू होने वाला बजट सेशन इस बार काफी खास होगा क्योंकि सरकार के पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। असेंबली में तकरीबन 6 साल बाद बजट पेश किया जाएगा और उसके अलावा यह पहला मौका होगा जब कोई वजीर आला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगा। बता दें कि उमर अब्दुल्ला के पास वजारत खजाना का चार्ज है और इस हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि बजट से कबल उमर अब्दुल्ला सभी असेंबली हलकों से MLAs और जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में बजट सेशन को लेकर के मेंबरान असेंबली और DDC चेयरपर्सन की राय भी ले रहे हैं। पहले मरहले में वजीर आला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा जिले के DDC चेयरपर्सन और जिले के सभी असेंबली हलकों के MLA से बातचीत की। खबरों के मुताबिक कल जुमेरात को दूसरे मरहले में वजीर आला बारामूला, कुलगाम, रामबन, उधमपुर के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। इन मीटिंग्स का मकसद बजट को जामे और सभी की शिराकत को यकीनी बनाना है और उसके साथ साथ हाल ही में सभी MLA ने अपने अपने असेंबली हलकों में उन सेक्टर की निशानदेही की है जिसमें तरजीही बुनियाद पर काम करने की जरूरत है। इन प्रोजेक्ट के मालियत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इनको फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर के जरिए हुकूमत को सौंपी जा चुकी है। तो फिलहाल बजट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब रियासत पे नजर होगी हमारी, इसके मुतालिक हम आपको तमाम तर बारीकियां समझाएंगे। बजट से पहले मुंतखब नुमाइंदों से सलाह मशवरे की इस पहल का सभी पार्टियों ने MLA ने खैर मकदम करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है और साबिक वजीर और जसरोटा से BJP विधायक राजीव जसरोटिया ने KC TV से बातचीत करते हुए कहा कि पहली दफा किसी वजीर खजाना ने बजट को लेकर के मशवरे का अमल शुरू किया है और कठुआ के MLA भरत भूषण ने सबसे पहले कठुआ के नुमाइंदों से बातचीत करने के लिए वजीर आला का खुसूसी तौर पे शुक्रिया भी अदा किया। सोटा जिसको हम कंडी भी कहते हैं, तो एक आइसोलेटेड एरिया था। इसके संदर्भ में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पानी की समस्या को लेकर और दो ये ड्राई जोन है। ड्राई जोन के साथ साथ ये फ्लड जोन भी है, फ्लड प्रोन एरिया में है। इन सारी बातों को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया है। आज जो मैंने मेन मुद्दे, जब मेरी टर्न आई तो मैंने मेन मुद्दे जो कठुआ के रखे, एक तो मैंने ये रखा कि हमारा कठुआ आगे आने वाले 2-3 साल में इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है और एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये बताया गया है कि तकरीबन 80% जो है एम्प्लॉयमेंट लोकल नौजवानों को मिलनी चाहिए। वो मैंने CM साहब के आगे रखा कि हमारा रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, जगह हमारी जा रही है और बाहर वालों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हम उनके खिलाफ नहीं है बाहर वालों के, लेकिन जो रेशियो रखी है 80-20 की, कम से कम 80% जो रखी है हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो भी एक रोजगार मिलेगा और साथ में लोकल जगह अपनी रोजी रोटी कमा के उनको भी एम्प्लॉयमेंट का साधन मिलेगा। तो राजीव जसरोटिया ने बताया कि मीटिंग के दौरान वजीर आला ने उनके सामने उन्होंने असेंबली हलके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुद्दा उठाया, जबकि MLA कठुआ ने मौकामी नौजवानों के रोजगार और इंडस्ट्री के सबब शहर की आबो हवा आलूदा होने का भी मसला उठाया। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल CM साहब का कि उन्होंने एक नई पहल की है और मैं दूसरी बार का MLA हूं, मगर ऐसा कभी हमने देखने को मिला नहीं कि बजट सेशन हो और बजट सेशन से पहले कोई चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब के पास महकमा भी फाइनेंस उन्हीं के पास है, बजट पेश करने से पहले लोगों से, खास तौर पे चुने हुए नुमाइंदों से, उनसे सलाह लेना, उनसे फीडबैक लेना। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बजट से पहले सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो MLAs हो और जो DDC चेयरमैन हो, उनसे कंसल्टेशन करना जरूरी समझा कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रपोजल रखे जाएं ताकि वही बजट में रिफ्लेक्ट हो और एक रियलिस्टिक बजट बने। और शुरुआत उन्होंने कठुआ से की, ये बहुत बड़ी बात है और मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि तीनों साइड से कठुआ जो है एक इंडस्ट्रियों से गिर जाएगा और आने वाले दिनों में कठुआ अगर एहतियाती कदम नहीं उठाएगा तो कठुआ रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो मैंने कहा जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी उन पे एक मैंडेटरी रखा जाए कि पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएं ताकि हमारे साइल और हमारी एयर जो है वो पोल्यूट ना हो।
ज़राए के मुताबिक बसोली के बीजेपी विधायक दर्शन सिंह किसी सबब मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए और इसके अलावा बडगाम की डेरी से चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान ने भी इसमें शिरकत नहीं की। असम्बली इंतखाबात में इंजीनियर रशीद की पार्टी से चुनाव लड़ चुके नज़ीर अहमद ने जब कैसे टीवी से मीटिंग में शामिल न होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुना देते हैं। पहले बाकी सरकार से हमें कोई तवक्का नहीं है। आप जानते हैं कि तवक्का क्यों नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। इनका एक मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला साहब जब रिव्यू करने के लिए पिछले साल यहाँ बडगाम आए, उन्होंने सनन दारन का एक स्कूल है हमें चिरारी शरीफ के अंदर में, पखरपुरा एरिया में आता है, उसके लिए मैंने उसको डिमांड किया। मैंने कहा कि वो इनकम्प्लीट है, हमें कोई 17 लाख की जरूरत है। उसने कहा मैं दे रहा हूँ एमपी लेड फंड से। तो जब उन्होंने अनाउंस किया, शाम को जब फारूक साहब चले गए अपनी रेजिडेंस पे, एक ऑर्डर आ गया कि मैंने कोई अपनी एमपी लेड फंड से आपको 17 लाख रुपए दिए। अंदाजा लगाइए, जस्ट एक रात गुजरी, सुबह दूसरे ऑर्डर आ गया और उसमें उसने विड्रॉ किया वो पैसा। इनसे हम क्या तवक्को करेंगे? आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब रिव्यू ले रहे हैं। ये हालत है इन लोगों के, देखकर रिव्यू लेकर पूरा हॉल खच भरा हुआ था। अनाउंसमेंट कर दी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि मैंने 17 लाख स्कूल की डेवलपमेंट के लिए दिए, और दूसरे दिन दूसरी चिट्ठी भी है। मेरा जो प्लान है, मेरा जो प्रोग्राम है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाता रहता हूं, वो मुझे बड़ी कदर करते हैं, मेरा काम मानते हैं। मैं जो भी डिमांड्स आज तक उनके साथ पास ले गया, अच्छी तरह से काम किया। मुझे यकीन है कि उमर साहब को सीखना चाहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिस तरह डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर के अंदर में, उसको सरकार उसी तरह से चलानी चाहिए। तो फिलहाल कई सारे कंसर्न हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया है। देखिए, यूनियन बजट पेश कर दिया गया। अब रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से तमाम तर तैयारियां करती है। तो फिलहाल ये हमें देखना काफ़ी ख़ास होगा कि क्योंकि इससे पहले हमने लगातार सुना कि सरकारी ख़जाने में बिल्कुल कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब सरकारी ख़जाना खाली है। तो ज़ाहिर है कि अगर रियासती सरकार ये कह रही है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शायद आसमान छूते हुए मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे टैकल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सबको साथ लेकर के चलना, और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में वो भी विदाउट स्टेटहुड। अब यहाँ पे या तो उमर सरकार घिर चुकी है, या उमर सरकार अगर इस बीच से निकलने की कोशिशों में जिस तरीके से कोशिशें दिखा रही है और काफी स्मार्टली वो आगे बढ़ रही है, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ वो काफी खूबसूरती से आगे बढ़े। हालांकि मैं इसे पॉलिटिकल नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं आपको उनकी जो कोशिशें हैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा जो चल रही हैं अभी फिलहाल। तो इब्तदाई दौर पे, शुरुआती दौर पे सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट का मतलब रियासती सरकार के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए क्या है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं इस डिबेट में, अहमद यासा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो हमें इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियां बताते हैं। जी अनवार साहब हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं और बजट से रिलेटेड और इस तरह की जो भी चीज़ें, पैदावार कैसे होती है, कहां से आती है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कंट्री कैसे चलता है और इकोनॉमिक का उसमें कितना बड़ा किरदार होता है, कहां से कौन सी चीज आएंगी और कहां जाएंगी, ये सब हम उनके बारे में जानेंगे। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, राजेश्वर पैनोली साहब जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अहमद यास साहब, सीधा आपकी तरफ। फिलहाल चूंकि बातें चल रही है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं और मीटिंग का दौर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा ओवरऑल मसाइल के बारे में, जम्मू कश्मीर में अभी कितना बड़ा चैलेंज है इस बजट के हवाले से। खजाना खाली, उम्मीदें बहुत, और आमदनी की जराइया का कुछ पता नहीं कहाँ से आएगा। तो जरूर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो भी जबकि जो बजट बनाने वाले हैं उनके अपने अख्तियारात में इतना कुछ है ही नहीं, एक्सेप्टिंग कि वो सिर्फ एक बजट ही पेश कर सकते हैं, और इस लिहाज से ये काफ़ी चैलेंजिंग है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो कमिटमेंट्स 7 साल के बाद ये बजट प्रेजेंट हो रहा है, और आज तक जो 7 साल के दौरान
बजट्स हुए वो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली आई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, लोगों के साथ डायरेक्टली कोई वाबस्ता नहीं रहा इस चीज को कंसल्टेशन करने के लिए, जैसे आज पहली बार हो रहा है। हालांकि ये दो चीजें इसमें पहली बार हो रही है। एक एक 7 साल के बाद बजट हो रहा है, पेश हो रहा है असेंबली में, और चीफ मिनिस्टर खुद कर रहे हैं इसलिए कि वो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं। और तीसरा कि एक कंसल्टेटिव माहौल में हो रहा है, लोगों के साथ कंसल्टेशन करके, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंसल्टेशन करके कि क्या कहाँ पर करने की जरूरत है। तो उस लिहाज से एक कंसल्टेशन से जो मामला सामने आएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे, लोकल रिक्वायरमेंट्स आएंगे एमएलए की तरफ से, डीडीसी चेयरमैन की तरफ से, और तीसरा जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट का जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनका अपना जो कमिटमेंट्स है मैनिफेस्टोस के लिहाज से जो आउटलाइन किए गए हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स लोगों को, ये सारा एक बजट में लाना, और यूनियन टेरिटरी में जबकि आपके पास इख्तियारात नहीं है और आप खुद तय नहीं कर पाओगे कि आप क्या कहाँ से जराया इख्तियार करोगे, इनकम कहाँ से करोगे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अप्रूव करेगी। आई मीन इन सिचुएशंस में एक बजट को पेश करना, और फिर लोगों की तवक्कात बहुत 7 साल के बाद और उम्मीदें उनको आपसे वाबस्ता है, आपने कमिटमेंट भी करी है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, कंसेशन के हवाले से हो, या चाहे वो फ्री कुछ राशन देने के हवाले से हो, फ्री सिलेंडर्स देने के हवाले से हो, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो। आई मीन ऐसे बहुत सारे मामला जिनमें डायरेक्टली फाइनेंस इन्वॉल्व है और डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये कहना शायद मुबालिगा ना हो, लगता है कि कहीं ये कोई खाली एक्सरसाइज ही ना हो, क्योंकि नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़े माहौल में ऐसे जिसमें रिक्वायरमेंट बहुत है और इख्तियारात नहीं है खुद फैसला करने का, दूसरे के हाथ में है, और तीसरा आप जराया रिसोर्स क्रिएट करने में, कल को इनकम जनरेट करने में, क्रिएट करने में आप सक्षम नहीं होंगे, बाख्तियार नहीं होंगे। तो उस लिहाज से इन ए वे मुझे लगता है कि एक खाली एक्सरसाइज ही है, और जहां सब लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अभी चीफ मिनिस्टर ने कंसल्टेशन करी, तो मुझे लगता है कि इसमें एक हिकमत अमली शायद उनकी यही है कि उनको मालूम है कि कल को होने वाला कुछ है नहीं। अलबत्ता मैंने लोगों से बात करी, मैंने प्रेजेंट किया, लोगों से बात करी, उस लिहाज से वो लोगों को खुद खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जान के भी कि भाई कुछ होने वाला इसमें ज्यादा है नहीं। मतलब साफ तौर पे है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। जनवर साहब, अब मैं आपकी तरफ सीधा आने की कोशिश करूंगा, उससे पहले राजेश्वर पैनल साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं। सर, आपका वेलकम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनवर साहब, सवाल यह है कि अगर हम बेसिक से शुरू करें, चूंकि हमारे पास एक लंबा टाइम रहेगा और हर एक बारीकी को हम समझेंगे लोगों के लिए, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए बजट का क्या मतलब है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। देखिए, यूनियन टेरिटरी हो चाहे कोई टेरिटरी हो, अल्टीमेटली जो बजट एलोकेशन हो गया तो उसका अख्तियार जो आती है उस गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ ये माना जा सकता है कि समथिंग है टू गो वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां तक की बात कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है। लेकिन जहां तक फंड एलोकेशन की बात है, ऑलरेडी जैसे फंड एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट से है। जहां तक स्टेट के रेवेन्यू के एलोकेशन की बात है, वो कहीं ना कहीं से माननीय चीफ मिनिस्टर ही करेंगे, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, वही करेंगे। वो अपना एक बजट का बनाएंगे, सोर्स बनाएंगे, उसका करेंगे। जैसे अब दिल्ली गवर्नमेंट भी मान लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ अख्तियार जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिल्ली गवर्नमेंट में भी जो है कहीं ना कहीं से एलजी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट का बजट फुल फ्लेज बजट नहीं आता, उसके अपने रेवेन्यू के सोर्सेज, अपने रेवेन्यू के मॉडल्स नहीं होते। तो नाउ यू हैव टू वर्क आउट कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, जो सेंट्रल सपोर्ट मिल रहा है वो कितना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए होम मिनिस्ट्री है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे वहां की बात करें, होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्ट्री अभी भी सेंट्रल उसको कमांड कर रही है, तो मतलब उसको बेसिकली उसकी फंडिंग भी सेंट्रल करेगी। अब कुछ चीजें जैसे रेलवे के लिए भी जो है सेंट्रल कमांड करती है, तो रेलवे उसकी फंड नहीं करेगी। मेरा शायद जम्मू एंड कश्मीर को अराउंड 844 या 45 करोड़ रुपए के आसपास जो है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है जम्मू कश्मीर का एलोकेशन किया हुआ है। तो इसी ढंग से जो सेंट्रल के एलोकेशन है, सेंट्रल सपोर्ट है, उसके अलावा स्टेट की जो पूरा बजट है एज इट इज बनता है, उसके अपने रेवेन्यू के मॉडल बनते हैं, उसके सब चीजें होती है।
और पूरा मतलब मुझे लगता है जहां तक उसकी बात है, क्लियरिटी की बात है, बड़ी क्लियर चीजें हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है उसके पास ही सारे अख्तियार होते हैं उन चीजों को साइज अप करने का, बनाने का, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा उसकी अप्रूवल करने का, और उसके जो उनके अख्तियार में होंगे कुछ चीजें जैसे उनकी चीजें नहीं समझ में आती या उसके लिए रिकंसिडर करने के लिए उन चीजों को होगा। ठीक है, जेएनवार से भी हमें एक चीज और समझाइए इसकी बारे की कि जो चीजें जैसे जम्मू कश्मीर में जितनी सारी चीजें हो सकती है, मतलब इसका ग्रोथ, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 844 जो आपने आंकड़ा बताया, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या ओवरऑल 5 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए यही कुल मिलाकर के बजट होता है या कुछ और भी होता है? इसके अलावा तो बजट जो है कभी कोई इमरजेंसी होगा, उसके अलावा भी बजट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ के जम्मू कश्मीर में इन्वॉल्व है, हिमाचल में इन्वॉल्व है, उत्तराखंड में इन्वॉल्व है, कई हिली स्टेट के लिए उन्होंने अलग से अलग इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करेंगे उनके लिए उन्होंने बजटरी सपोर्ट रखा है, शायद 2000 करोड़ रुपए के आसपास का सपोर्ट रखा है। तो ये ढंग की बहुत सी सपोर्ट्स होते हैं। कोई और नेचुरल क्लाइमेट प्राकृतिक आपदा जिसको कहा जाता है वो आती है तो उसके लिए भी करते हैं। जैसे और भी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां स्टेट गवर्नमेंट जैसे नेशनल हाईवे डेवलप करना है तो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हाईवे को भी डेवलप करती है। हाईवे का कितना एलोकेशन हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली हाईवे के एलोकेशन से ही मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें पीपी मॉडल भी होता है कि आप मतलब पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होता है, तो इस ढंग से होता है। जैसे हाइड्रो की कुछ रेवेन्यू जाएंगी, जैसे मान लीजिए कोई नदी पर डैम बनता है तो उसकी जो रेवेन्यू जाती है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का शेयरिंग होती है। तो इस ढंग से और भी चीजें हैं जो जहाँ पर शेयरिंग होती है, जो आप सिंपली अब बजट में कम से कम सेंट्रल के बजट में नहीं आता है, स्टेट बजट को ज्यादा मैन्युटली करा जाएगा। जहां तक मैं सुन रहा था, समझ रहा था कि माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी अब्दुल्ला जी है वो पूरी तरह से एक एक आदमी को कंसीडर करने जा रहे हैं। उनका अपना है कि अराउंड 40,000 करोड़ रुपए का जो बजट उनको लगता है कि जो प्रोजेक्ट के लिए स्टेट में चाहिए इतना के करीब आसपास की डिमांड है, तो वो भी कहीं ना कहीं से उसको भी एलोकेट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए के करीब का जो है स्टेट जीडीपी का मतलब जो स्टेट की अपनी रेवेन्यू जो अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो वैल्यूएशन होगा वो इतने के आसपास होगा। तो मुझे लगता है सारी चीजें सफिशिएंट है अगर उसको ठीक से करा जाए, और तरीका करने का हमेशा वही रहता है। स्टेट गवर्नमेंट चलती है, कुछ नीति गिटी रहती है, जब आप यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, कुछ आपके पास चीजें नहीं रहती हैं। जैसे आप यही मान लीजिए कि पुलिस का अधिकार आपके पास नहीं है, होम मिनिस्ट्री का फुल फ्लेज मिनिस्ट्री में वो सब चीज अधिकार होते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा जो है पॉलिटिकल अधिकारों की बात है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में तो काफी एडवांटेज रहती है जब यूनियन टेरिटरी रहते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए आप सेंट्रल के पास जा सकते हैं। ठीक है, राजेश्वर पेनल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। जिस तरीके की चीजें हम देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो भी मसाइल, अभी हम अहमद याद साहब से भी पूछ रहे थे, जेएनवार साहब से भी, जो भी मसाइल जम्मू कश्मीर को अभी फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो स्टेट का कर्जा हो या लोगों की हालत हो, सिचुएशंस हो, उन तमाम तर चीजों के लिए जो एक 25 और 26 के लिए जो बजट का एक पर्टिकुलर एक अमाउंट रखा गया है, फिक्स किया गया है, क्या ये काफी होगा जम्मू कश्मीर के लिए? काफी एक ऐसा शब्द है जो बड़ा सब्जेक्टिव सा शब्द है जी, और रीजनेबल होगा कि नहीं होगा एक बात होती है, हम उसमें कितना उसको माइक्रो लेवल पे और अदरवाइज मैनेज करते हैं एक चीज होती है। आप अच्छा मैनेज करेंगे, आप अच्छी तरह से काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी, सरकारी कर्मचारी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसको अगर ठीक से देखा जाए तो बात काफी की नहीं है। मुझे लगता है रीजनेबलनेस की बात करें तो वो रीजनेबल बजट है जो एलोकेशन दिया गया है। हमें और स्टेटों के साथ भी उसको करना चाहिए। जो और स्टेट जो हिली स्टेट्स हैं उनके मुकाबले के आपका बजट कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सपोर्ट कम है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के है ओन इशूज, ओन कई दिक्कतें हैं, कई सालों से पिछड़ गया था, उन चीजों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो दोनों तरह की सपोर्ट की जरूरत है, मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, टेक्निकल सपोर्ट की भी बहुत सी जरूरत है, और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है। ठीक है, वार साहब आपकी तरफ आएंगे इस सवाल के साथ जो हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल। आपको लग रहा है कि जिस सिचुएशन में भी, चाहे जो भी हो, फिलहाल आने वाला टाइम किसी ने देखा, लेकिन ये इतना जरूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अमाउंट दिया गया है जम्मू कश्मीर को बेहतर से बेहतर करने के लिए।
क्या जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए ये अमाउंट जो दिया गया है और जम्मू कश्मीर का अपना जो स्टेट का ग्रोथ है उन तमाम तर मिला करके अगर जम्मू कश्मीर को जन्नत नजीर के तौर पे हम पेश करें तो क्या ये इनफ होगा जम्मू कश्मीर के लिए? शुक्रिया इस अहम इशू पे बात करने के लिए। सवाल ये है कि पहले एक नैरेटिव दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो नैरेटिव खड़ा हो चुका है कि यूटी है, यूटी गवर्नमेंट में सीएम के ज्यादा पावर नहीं है, एलजी साहब के ज्यादा पावर हैं, लिहाजा बजट में कुछ उतना रखा नहीं है, बजट से कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं जरा इस नैरेटिव को दुरुस्त करना चाहता हूँ। एलजी साहब ने अपने दौर में एक बात कही थी कि अगर गुप्त तरीके पे कॉन्फिडेंशियली लोगों से राय ली जाए तो लोग मेरे डेवलपमेंट से इतने खुश हैं कि सारे लोग हमें ही साथ देंगे, अपोजिशन को कोई साथ नहीं देगा। फिर इलेक्शन हो गए तो ओवरवेलमिंग मैंडेट जो है यहाँ लोकल पॉलिटिकल पार्टी को मिला। एक मॉरल स्टैंड है, एक कॉन्शियस की बात है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इखलाकी हक बनता है कि वो महज कानूनी दायरों में रहने के बजाय देखें कि मॉरली उनको वही बात करनी है, उसी पे अमल करना है जो चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे। ये एक मॉरल सिचुएशन है। ये कहना कि भाई यूटी है, अब सीएम के पास पावर क्या है, सब कुछ सेंटर के पास है, अगर ऐसी बात है तो ये इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड था, फिर इस इलेक्शन करने की जरूरत क्या थी? फिर लोगों की बात की अहमियत क्या है? देखिए, प्रीवी जो है पर्सनल केसेस में ये हेल्ड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, कॉन्शियस का मामला है, मॉरलिटी का मामला है कि लोगों ने यहाँ की लोकल पब्लिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। अब अगर सेंटर वही जो वो हमेशा चालें चलते आए हैं, अगर वो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट को कमजोर करना चाहेंगे, बजट के थ्रू उनका जो है उनका गला दबाने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है, फिर तो मॉरलिटी कहाँ रही, फिर तो एक वो कहते हैं ना कॉन्शियस कहाँ रहा। और मुझे अफसोस है उन लोगों पे जो बार बार कहते हैं यूटी में पावर्स नहीं है। मगर यूटी में पावर्स नहीं है तो फिर इलेक्शन किस लिए हुआ? लोगों की राय की क्या अहमियत है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इखलाकी मामला है। इसमें इसको सिर्फ कानूनी वो जो है दायरे में नहीं देखना चाहिए, इसमें लोगों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। रहा ये बजट, मैं एक मिसाल देता हूं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, यहाँ डेवलपमेंट्स की बात होगी, लेकिन जो मेन ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, क्या उस पर बात कभी होती है? मैं एजुकेशन का एक एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, बिल्डिंगें बनेगी, सब कुछ बनेगा, लेकिन सवाल ये है एजुकेशन पे पिछले कई सालों के दौरान सरकार ने इतने टैक्स लगाए हैं कि अब गरीब बच्चे के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हुआ है। एग्जामिनेशन फीस पे टैक्स लगा है, किताबों पे, स्टेशनरी पे, हर चीज पे टैक्स लगा है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि एजुकेशन टैक्स फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कापी हो, पेंसिल हो, किताब हो, स्टेशनरी आइटम हो, स्कूल की गाड़ियां हो, सब पे टैक्स लगा हुआ है। और इतना ज्यादा टैक्स, ये 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स, 700 टाइम्स पिछले 3-4 सालों के दौरान सरकार ने इन चीजों पे टैक्स लगाई है। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 10th, 11th, 12th के बच्चे अक्सर एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं। कोचिंग की फीस तकरीबन 2 लाख रुपए है। ये किसी को मालूम नहीं है कि 28% इन ए वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगाया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? 18% जीएसटी है, 10% सरकार कह रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को आप पढ़ाइए। अब मुझे खुदारा बताइए, ये बात शायद जो है शायद इस पे वो जो मीडिया भी बात नहीं करता है। आप मुझे बताइए, यहाँ कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एलीट क्लास के बच्चे नहीं है। जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो वैसे भी इस विंटर में बाहर जाते हैं। ये इकोनॉमी क्लास के बच्चे हैं, लोअर इकोनॉमी क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, या वो बच्चे हैं जो इवन बीपीएल है। आप उनको बताइए 28% डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पे आप टैक्स लगा रहे हैं, 10% फ्री ऑफ कॉस्ट, 18% जीएसटी, 28% क्या हिंदुस्तान की किसी और स्टेट में 28% है?
इसमें बात नहीं हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स आप देख लीजिए, और उसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एजुकेशन की क्या हालत, क्या दुर्गत बनाई है। एसर की जो रिपोर्ट रिसेंटली आई है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं, तो अब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो इन तमाम तर चीजों को भरे और लोगों को अच्छे तरीके से सर्व करे इन बजट के सवाल थ्रू? यह है, मैंने फिर वही बात कही, जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप सब कुछ बनाएंगे, लेकिन आप मुझे बताएं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आपने इस तरह से हर्डल्स क्रिएट किए हैं, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे हर्डल्स क्रिएट किए हैं कि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे एमबीबीएस करने के बाद मजबूर होते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि सिस्टम डेवलप नहीं करने दे रहे हैं। एक पूरा माफिया बना रहा, एक जो है एक तरह का माफिया इस वक्त ऑपरेट कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। और यही एजुकेशन का हाल है, 10% लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है। आखिरकार मुझे बताइए बजट में उस तरह से क्या बात, अब होगी सीधी सी बात है, अब चूंकि लोकल गवर्नमेंट उमर साहब जो बजट पेश कर रहे हैं, एमएलए जो डीडीसी वगैरह जो भी अपनी राय उसमें दे देंगे, लेकिन हमें इसमें कोई शक नहीं, उम्मीद है हमें लोकल गवर्नमेंट से, उमर साहब से हमें जो उम्मीद है, लेकिन क्या अभी तक ये इशू बन चुका है, ये क्या किसी की नजर इस सिमत में गई है कि आप तो हर चीज दे रहे हैं, लेकिन बच्चे पे इतनी आप फीस का बोझ है कि उसकी कमर टूट चुकी है, और यहाँ से आप कह रहे हैं कि हम इसको डेवलप करेंगे। डॉक्टर्स का मामला ये है कि कमीशन से लेके सिस्टम फेलियर से लेके ऐसा माहौल बना हुआ है कि एक गरीब पेशेंट को कोई चारा नहीं है प्राइवेट क्लिनिक में जाने के बगैर। आप मुझे बताइए, यहाँ से आप अस्पताल बनाते हैं, आज बनाइए, 4 साल के बाद उसकी खिड़कियां दरवाजे फिर टूट गए होंगे। एक सिस्टम फेलियर है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है, मनमानी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गुंडागर्दी है। जब तक इस चीज को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में न देखा जाए, तब तक ये बजट कितने ही पेश हों, कितने ही ये पीपल फ्रेंडली हो, तब तक कुछ निकलने वाला है नहीं। इसी वजह से मैंने आपको डेटा की बिना पे कहा कि जब आपका लिटरेसी रेट डाउन हो रहा है, जब आपका हेल्थ की पोजीशन जो है डाउन हो रही है, तो उन हालात में एक ये परसेप्शन जो खड़ा किया जा रहा है कि जो कुछ होना है सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। एक चीज और, उसके बाद मैं अहमद याद साहब की तरफ आऊंगा। जी अनवर साहब, मैं आपसे समझूंगा, जैसे आपने जो चीजें बताई, ठीक है, ये भी एक गंभीर विषय है अगर एक्चुअली है, फिर भी मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो हालात दिन ब दिन सुधरे हैं, बेहतर हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब धीरे धीरे वो एक पैरामीटर जो मरकजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया था, उस पैरामीटर पे चल करके जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर के लोग और ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, और आने वाला टाइम शायद मजीद बेहतर हो, क्योंकि हालात सेंट्रल गवर्नमेंट ने खराब नहीं किए थे, बहुत पहले से ही खराब आ रहे हैं, और शायद आजादी के बाद से लेकर के अब थोड़ी सी जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर ग्रोथ कर रहा है, बेहतर हो रहा है? वार साहब जी देखिए, ये एक स्मोक स्क्रीन जो है खड़ी की गई है। अगर आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो है एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं द्राबू साहब ने बाकायदा अपने इंटरव्यू में, अपने राइट अप में विद चैलेंज विद अथॉरिटी कहा कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर भी दिखाए जिसमें कोई डेवलपमेंट हुई हो। देखिए, इसी वजह से मैंने एसर सर्वे का यहाँ पे जिक्र किया। एसर सर्वे के हिसाब से यहाँ की लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है। अब मुझे बताए, एक सेक्टर पे बताइए जिसमें यहाँ 3-4 जो है सालों के दौरान जो है कोई डेवलपमेंट हुई हो। देखिए, पथराव बंद हो गया, एक पॉलिटिकल इशू था, लेकिन जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं उसमें कहाँ पे डेवलपमेंट हुई? यहाँ तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि लोगों की इकोनॉमी लेवल कितनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चे फीस न देने की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, पेशेंट अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस वालों के अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं, और उसके बाद भी कहेंगे कि हम क्या अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकली नहीं, सवाल ये नहीं है कि चीजें अच्छी हो रही है, सवाल इस वजह से भी है ताकि लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा हो। अहमद याद साहब, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से जे अनवर साहब अभी बता रहे थे विस्तार में, मैं आपसे समझूंगा कि हालात जो भी रहे हों, चाहे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। और एचडीआई की जो हवाला दे रहे थे
उसमें भी हमने वो चीजें देखी है, तो उससे फिलहाल के लिए हम उस डेटा को साइड लाइन रखें। लेकिन जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो इन्होंने दहशतगर्दी की मिसाल दी, मिलिटेंसी की मिसाल दी, उसमें अगर बंदिश लगी है तो जाहिर है कि लोग मगरिब के बाद से लेकर के 5-6 बजे शाम में, उसके बाद 10 बजे 12 बजे तक जो अपनी दुकानें खोल पा रहे हैं। इकोनॉमिक का थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ग्रोथ हो रहा है। डेवलपमेंट अभी हम पहली मर्तबा हम सभी देख पा रहे हैं कि कन्याकुमारी से सीधा जो है कश्मीर का लिंक अप हो जाएगा। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें, IM, IT, ये सारी चीजें। तो आपको लग रहा है कि ये तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर चल रहा है और बजट उसमें एक बड़ा किरदार अदा करेगा? जनाब अहमद यास साहब, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, जहां तक मैंने सवाल को समझा है या इशू को समझा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये है कि आज की सिचुएशन में बजट को लेकर क्या हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं उनको मद्देनजर रखकर हमको यही करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो हमारे पास है इस वक्त, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसके अंदर ही हम बात करेंगे। जहां तक हमारे ये दोस्त का ताल्लुक था सिक्योरिटी पावर्स का, उन्होंने इशू जिक्र किया हुकूमत को लेकर, जो नई हुकूमत बनी है, तो वो एक ठीक है, हाइपोथेटिकल बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनका सोच है कि ऐसा होना चाहिए। दैट इज ट्रू कि अगर हुकूमत हिंद ने ऐलान करा कि भाई स्टेट होनी चाहिए, अनाउंस करा पार्लियामेंट में स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए, होना चाहिए। बाकी चीजें करी, होना चाहिए। इससे पहले एक डिसाइड ये किया, अनाउंसमेंट ये करी कि दिल्ली से वंदे भारत जी डायरेक्ट श्रीनगर जाएगी, कश्मीर जाएगी, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। हमने ये देखना है, बात उसमें करनी है कि जो हो रहा है इस वक्त, जो चल रहा है, स्टेट के पास पावर्स नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जम्मू कश्मीर ग्रो कर रहा है और ये बजट और भी ज्यादा जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएगा? मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो स्टेट में पावर्स हुआ करते थे, जहां खुद मुख्तार थे ये लोग डिसाइड करने में कि कितना बजट करेंगे और कितना इनकम कहां से जनरेट करेंगे, वो सिचुएशन आज स्टेट में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि ये यूटी में है। और उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली सेंटर के अंडर है। और उसके अलावा भी जो बजट आप जो भी ये प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स होगा बाय द अथॉरिटीज एट अदर लेवल। सिचुएशन डिफरेंट है। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि भाई, जहां तक आपने डेवलपमेंट की बात करी, जो आप जिसकी तरफ आप सवाल जो पूछ रहे हैं, बेशक सतही तौर पर हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकली कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, चेंजेस आए हैं, जहां तक यहाँ के हालात को सुधार में आने की बात है, वो माना जाएगा। लेकिन क्या ये एक दायमी सिचुएशन है, क्या एक पक्की सिचुएशन है, या एक सतही तौर एक सिचुएशन है, चाहे सिक्योरिटी के कंट्रोल की वजह से, चाहे लोग खुद ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई, इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब हो रहे हैं, या कुछ और वजूहात। लेकिन अगर ये देखा जाए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा सख्त है। कोई ये कहे कि भाई हालात इसलिए ठीक हो गए कि हालात ठीक हो गए, चाहे 370 को एब्रोगेट किया गया, चाहे पॉलिसीज को चेंज किया गया, चाहे और, नहीं लग रहा है ऐसे में कुछ इतना फर्क पड़ा है, उससे शायद एलिनेशन और बढ़ गई है। अलबत्ता सिक्योरिटी कंट्रोल काफी है, लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं, और वो एक वजह है। आप देखोगे कि जो भी स्टोन पेल्टर था, शायद एक भी जेल से बाहर नहीं होगा। इसकी वजह से ये सिचुएशंस में कंट्रोल आ गया है। और दूसरा, अब चूंकि मिलिटेंसी के हालात 30-35 साल से चलते आ रहे हैं, अब कितना भी चलेगा ये भी देखने की बात है। ऑटोमेटिकली एक टाइम आ जाता है जब खुद भी इंसान एक माहौल में बदल जाता है। तो ये सारी चीजें
हो गई है। बाकी कोई हमने पॉलिसी चेंज करी, कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट करी या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया एक्सेप्टिंग सिक्योरिटी, जो जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी का जो माहौल है, उसी की वजह से जो भी हमको दिख रहा है वो वही है और कुछ दिख नहीं रहा है। जहां तक डेवलपमेंट बाकी मामला का ताल्लुक है, रेल का आपने बात किया, बाकी मामला की बात की, वेल जहां तक 4 लेनिंग का ताल्लुक है, जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है, एक ग्लोबली टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। बहुत कनेक्टिविटी की जरूरत है हर एक जगह पर। जब तक कनेक्टिविटी ना हो तब तक डेवलपमेंट ही नामुमकिन है, ये हर एक जान सकता है। बिल्कुल। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से थोड़ी सी चीजें या राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। राजेश्वर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार मान करके हम अपनी किस्मत का रोना रोएं और अपनी तरक्की के बारे में ना सोचें, या फिर ये कह लें कि हम अपने घाव को साफ करने के बजाय हम उस पर चीख पुकार मचाएं, तो शायद मेरे ख्याल से रियासत के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आपकी राय में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे 100% डिपेंडेंसी है रियासत स्टेट गवर्नमेंट की, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके एक जम्मू कश्मीर को जन्नत नजीर नहीं बना सकते, आइडियल? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल भी दिया कि अपने घाव के लिए आप बार बार बाहर रोए, अपने घाव को जब साफ करने की कोशिश करें, मैं उसकी केयर करने की कोशिश करें, आप ये सोचिए कि शायद वो साफ भी करे, केयर भी कोई दूसरा आके करे, तो मुझे लगता है वो गलत बात है और मुझे लगता है कोई जायज बात हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी मैं सुन भी रहा था, राइट ऑफ एजुकेशन जो है 12th तक के बच्चों के लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, राइट ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसको। तो उसमें भी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ एक तरीके का लगातार ही लग रहा है कि शायद एलजी के बैठने से या स्टेट गवर्नमेंट पर पावरें कम हो गई है। पावर कम नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट एलोकेट किए, इनफैक्ट कुछ और टेक्निकल रीजन होते हैं उनके कारण से एलोकेट। लेकिन अगर हम उससे कहें कि रेवेन्यू कम होगी या कुछ चीजें कम होती हैं या वो हिंड्रेंस है, मुझे नहीं लगता वो ना तो हिंड्रेंस है। इनफैक्ट अगर आप उसको ठीक तरीके से देखेंगे तो आपके जो क्या कहता है मेन स्ट्रीम में आने के लिए बड़ा अच्छा रास्ता है। और दूसरी बात, बिना स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बिना मिले जुले नहीं चल सकती। ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हम यूनियन ऑफ इंडिया जो है, जो पूरा देश है, वो हर टेरिटरी को मिला करके बनता है, हर स्टेट को इन्वॉल्व करता है, यूनियन टेरिटरी को इन्वॉल्व करता है, तो उसके साथ एक सेंट्रल बनती है। और सेंट्रल के लिए हर स्टेट को देखना भी जरूरी होता है, हर स्टेट के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ता है। और कहीं न कहीं से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉफ्ट कॉर्नर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो कुछ न कुछ सूचना एडिशनल देते हैं। हम दूसरी बात कर रहे थे भी, शायद हमारे अभी वक्ता जी बोल रहे थे कि हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं और काफी गहरी समझ भी है, लेकिन वो नाराज हैं फिलहाल, जहां तक मैं समझता हूँ। नाराज हो कोई बात नहीं, नाराज होना सबका हक है। देखिए, अपनी नाराजगी व्यक्त करना भी जरूरी है, लेकिन जैसा जहां तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, आयुष्मान योजना, ऐसी कई गवर्नमेंट की सेंट्रल की योजना है जो जम्मू कश्मीर में भी है, तो वहाँ के हेल्थ की बातें, देखिए कुछ चीजें का जो है ना असर नीचे आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है, वो दिखाई नहीं देता। और हमें लगता है कि हम शायद अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा हम परेशान हैं, ये बिना सोचे हुए कि हमें दूसरा क्या सहायता दे रहा है, उन प्रॉब्लम को हम साथ साथ मिलजुल के करें। और बेहतर ये होगा कि हम साथ साथ एक पॉजिटिव माइंड से सोच के चलें, ये ना मान के चलें कि यूनियन टेरिटरी को एक बजट में हिंड्रेंस है, यूनियन टेरिटरी को एक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस है। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि हिंड्रेंस लगती हो, लेकिन उससे प्रैक्टिकल को हिंड्रेंस हो, इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा है। तो आपको टाइम बिंग, जो आपको एक ग्रोथ करने का टाइम मिल रहा है, आप सेंट्रल के भी सारी योजनाओं का भी टाइम दे रहे हैं। आज की डेट में कई ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल को अपने कंधों पे चलानी पड़ती है, क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे को साथ होता है, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप की जरूरत पड़ती है, उसका हाथ पकड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ही हाथ छोड़ दे कि नहीं जी हमें हमेशा तुम ही पकड़ के चलो या तुम ही उठा करके चलो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी बात यह है कि जाहिर है कि कोई भी चाहे तनकीद हो, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छाइयां होती हैं, हमेशा उन तनकीदों को गौर करना चाहिए। जिनवर साहब जो जिस तरीके की चीजें बता रहे थे, जो प्रॉब्लम उनका कहना है, जाहिर है कि किसी भी चीज के लिए नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज कर देना सिरे से शायद ये भी अक्लमंदी नहीं है। मैं राजेश्वर साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, वो
जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के पेन को, दर्द को समझ रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की हुकूमत से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं उनको। मैं आपसे ये समझूंगा, तब तक हमारी पूरी टीम जी अनवार साहब को दोबारा जोड़ती है, शायद सेशन उनका खत्म हो गया है। मैं आपसे ये समझूंगा कि अगर इन तमाम तर चीजों को अलग हट करके सियासी तौर पे हम नजरअंदाज कर दें, तो क्या जम्मू कश्मीर में जो इतने सारे एक अंबार देख पा रहे हैं, हम पहाड़ देख पा रहे हैं प्रॉब्लम्स के, क्या वो आपकी नजर में एज अ इकोनॉमिस्ट हल हो पाएंगे इस 5 साल में, या फिर और टाइम चाहिए? देखिए, मैं नहीं कहता कि 5 साल में हल होंगे। यू नीड टाइम। आपको चीजों को हल करने के लिए टाइम चाहिए। मान लीजिए नेशनल हाईवे, आप एक रेलवे का टनल ही देख लीजिए, टनल बनाने में 5 साल से ज्यादा साइड हो जाता है। आप स्टार्टअप कर सकते हैं, दिखलाई भी देने लग जाएगा, अपीयरेंस आपको पता चल जाएगा कि पहले से अच्छी स्थिति है। हम स्टैटिकल डाटा की बात करें तो स्टैटिकल डाटा लगातार बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति पिछले 4-5 सालों में पहले इसके मुकाबले काफी अच्छी होती जा रही। लेकिन ये स्टैटिकल डाटा है, हो सकता है स्टैटिकल डाटा से हम कई बार वो नहीं रखते, क्योंकि हम जमीन पे जब काम करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी चीजें ठीक नहीं। तो मुझे लगता है कि 5 साल की जहां तक हम बात करते हैं, विद इन 5 ईयर्स आपको तरक्की दिखलाई देगी, आपको अच्छापन लगेगा। लेकिन समस्याएं का जो समाधान है, मुझे नहीं लगता कि इतने कम पीरियड में जितने अंबार और समस्याएं हैं इतनी जल्दी खत्म होगा। लेकिन ये जरूर है कि 5 सालों में आपको कंफर्ट लेवल काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा। एज इकोनॉमिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, कंफर्ट लेवल डेवलप होने के लिए क्या होता है कि आपको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लगी हुई है। आपको जो लोकल एक वर्ल्ड वाइड एक कंफर्ट देने की बात है कि यू कैन गो इन द जम्मू एंड कश्मीर, एंजॉय द जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के टूरिज्म एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के सेब एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के एग्रीकल्चर एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ की फिशरीज एंजॉय कर सकते हैं। एक कंफर्ट लेवल जो बन रहा है, एक मैसेज जा रहा है, वो अच्छा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। मैसेज को जो कन्वर्ट करने में, इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है वो भी जल्दी वो भी धीरे धीरे करके हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई चीज हम रिजल्ट की बात करें तो जल्दी से रिजल्ट अपरेंटली ऑन सरफेस पे नहीं दिखाई देता है। हाँ, उसे इकोनॉमिक देख सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में भी जा रहे हैं, धीरे धीरे रेवेन्यू के सोर्सेज जो बढ़ रहे हैं। जहां तक एजुकेशन की बात है, जो लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ डाटा का या कुछ होगा, लेकिन एनीवे जो हम भी मान के चल लेते हैं तो वो भी लिटरेसी भी बढ़ेगी, एजुकेशन भी बढ़ेगा। आप एमबीबीएस करने के बाद अपने स्टेट में आगे एमडी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। थोड़ा समय दीजिए सबका, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एम्स बनाने की बात करे, कहीं ना कहीं उन सब एलोकेशंस को भी जम्मू एंड कश्मीर में भी आएगा और कश्मीर में स्पेसिफिकली आएगा। बिल्कुल बड़ी बात है, और ये हकीकत भी है कि ये कोई अलादीन के चिराग का निकला हुआ कोई जिन नहीं है, या वो वाली कहानी नहीं है कि शायद वो चीजें एक झटके में पूरी हो जाए, बल्कि हकीकत की दुनिया है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा पैरेलल चलना पड़ेगा। जनाब अहमद यार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। देखिए, उमर सरकार हो, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो हकीकत हमने देखा है, समझा है, उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूं कि उमर सरकार हो या उनके एमएलए हो या फिर अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, जो भी इस वक्त हुकूमत में हैं, वो जाहिर है कि सिर्फ आवाम की मफाद में काम करने के लिए नहीं आए। ये वो भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, और शायद हम भी। मैं आपसे ये समझूंगा कि उनके अपने मफाद होंगे, किस वजह से वो इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी में आते हैं आवाम की सरबराही करने के लिए। मैं आपसे समझूंगा कि क्या अपनी मंशा को साइड लाइन में फिलहाल रख करके अगर जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर के हक में बेहतर तरीके से अगर काम किया जाए, तो जिस तरीके से अभी हमारे साथ राजेश्वर साहब बता रहे थे, क्या वाकई जम्मू कश्मीर को वो आइडियल हम देख पाएंगे? और नहीं, अगर वो अपनी मंशा, अपने मफाद जो भी रही हो, जो सियासी तौर पे हम देखते आए हैं, वो चीजें भी होती रही, तो फिर जम्मू कश्मीर को आप किस पॉइंट पे देख पाते हैं? वही एक वाहिद हल और सलूशन है। एक, हम अमली तौर ये साबित करें कि हम लोगों के मफादात के लिए काम करें और दिल में, जहन में भी सोच कर वो चले, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो डिमांड करती है कि बस वही एक तरीका इख्तियार किया जाए, सारे अपने मामलात को, सारे अपने इंटरेस्ट को एक साइड रखकर, क्योंकि लोगों से हमने वोट लिया है, लोगों ने हमको इसी भरोसे पर वोट दिया है कि हम उनके तवक्कात पर उतरेंगे, उनके मामलात को हल करेंगे, और उसमें जरूरी बात है मेहनत करने की जरूरत है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक
उनके सैलरीज का ताल्लुक है, अगर वो सैलरीज भी ये कहें कि जब तक कोई सिचुएशन किसी जगह पर नहीं आती है मामला, हम सैलरीज भी नहीं ले लेंगे, मुझे लगता है उस हद तक भी बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं होना चाहिए था कि हमने पर्क्स और सैलरीज और गाड़ियां ही लेना है। उनका मकसद ये होना चाहिए था हर एक सिचुएशन में, अगर इस वक्त सिचुएशन खराब भी है, अगर नॉर्मल सिचुएशन भी हो तब भी इसी सोच के साथ चलना चाहिए था कि हमने लोगों से वोट लिया है उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए, और हमारे मफादात को तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात है, मामलात है, वहां लाजमी है कि ऐसे ही सोच के साथ चला जाए, क्योंकि अभी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, इस लिहाज से कि कोई खास डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं हो रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, और टूरिस्ट्स के आने जाने के लिए अभी तक मुश्किलात है, कनेक्टिविटी के मामलात हैं, लोग कम आते हैं और हालात भी वहाँ खराब है थोड़े से, किसी हद तक मान लेंगे अगर कुछ बाहर भी आया, लेकिन अभी भी कुछ डर है। तो इसलिए हर एक को चाहिए इंटरेस्ट से हट करके काम करे तभी बेहतर हो पाएगा। जी अनवर साहब, दोबारा इस्तकबाल करते हैं आपका, आपके कीमती वक्त के लिए। मैं सर आपकी तरफ एक सवाल के साथ आऊंगा। पोंडिचेरी की मिसाल आपके सामने में है, दिल्ली की मिसाल आपके सामने में है, जम्मू कश्मीर की मिसाल आपके सामने में, इन तमाम तर जगहों को आप नजर में रखिए, फिर हमें यह बताइए कि क्या एक ऐसा शख्स जो आपके काम पर, आपके आमाल पर, आपकी एक्टिविटीज पे नजर रखता हो, वो ज्यादा बेहतर है, या आपको अपने मन से काम करने की आजादी दे दी जाए, मनमानी? तो जाहिर है कि वो आप जैसे होंगे उस हिसाब से काम करें, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी आपके ऊपर कोई खजानची मुकर्रर रहता है और आपकी तमाम तरह एक्टिविटीज पे नजर रखता है कि पैसे का खुर्द-बुर्द इधर उधर ना हो जाए, करप्शन से ना बढ़े, इन तमाम तर चीजों के हवाले से, तो क्या इस वे में हम जम्मू कश्मीर को बेहतर देख पाएंगे या विदाउट इनके देख पाएंगे बेहतर? जी अनवर साहब। जी अनवर साहब, आवाज हमारी आ रही है आप तक? जी अनवर साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है, हमारी टेक्निकल टीम इस चीज को दुरुस्त कर लेगी। लेकिन राजेश्वर साहब, मैं आपसे पूछूंगा यही सवाल सेम, कि अगर कोई रहता है तो ज्यादा बेहतर है या विदाउट उनके ज्यादा बेहतर होगा? एक कॉमन क्वेश्चन। चाहे कोई कितना भी कहे, कितनी भी बात करे, ये कॉमन सेंस है कि एक किसी न किसी की निगाह में रहना चाहिए। आप उसको बंधन में समझिए, जो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, ये बात भी है। और कहीं ना कहीं से जो चेक एंड बैलेंस हमेशा होने की जरूरत होती है, और चेक एंड बैलेंस हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट किसी न किसी ढंग से रखती है, और रखना भी चाहिए। नहीं, बीच में मैं रोक रहा हूँ राजेश्वर साहब आपसे, क्यों इस वजह से ये सवाल मेरे जहन में जागी, क्योंकि हमने दिल्ली की हालत देखी। हालांकि इकोनॉमिकली दिल्ली ग्रोथ कर रहा है, पोंडिचेरी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत उथल पथल हुआ सियासी तौर पे। तो क्या ये चीजें रुकावट बनती है इन तमाम तर चीजों को नजर में रखकर? देखिए, आप अगर दिल्ली गवर्नमेंट की आप बात करें, पहले की भी दिल्ली गवर्नमेंट थी, कुछ अभी वाली गवर्नमेंट के साथ मुझे लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा चीजें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रही, शो ज्यादा रहा, और उसका दिखावा ज्यादा रहा। रोज रोज की जो लड़ाई झगड़े, क्योंकि सेंट्रल में थे इसलिए लड़ाई झगड़े करते रोज करने में आसानी रही, और वो उसकी कवरेज भी काफी मिलती रही। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल रियलिटी पे जाएंगे तो उससे पहले भी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़े चली थी, उसी इससे पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम ही शायद जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो इसी दिल्ली में exactly. यही दिल्ली थी जो डेवलप हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब चीजों से कोई होता है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और आवाम के लिए कितना अच्छा काम करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सब चीज उस पर डिपेंड करती है। और आप कितने ट्रांसपेरेंट रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। आप ट्रांसपेरेंसी जब भी आप रोकोगे तो कहीं ना कहीं से शक भी होता है, और कई बार तो शक के साथ साथ उसके सबूत भी मिलते हैं कि आपने उसका मिसयूज किया है। बड़ी बात है, और यकीनन इसी खूबसूरत बात का मैं इंतजार कर रहा था। अहमद यासर, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा
चूंकि देखिए एग्रीकल्चर हो या फिर सेरिकल्चर हो या फिर आपका टूरिज्म हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो, इन तमाम तर चीज़ों से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जाता है उसमें, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में। आपको लगता है एज अ कॉमन मैन, एज अ जम्मू कश्मीर के निवासी, इन तमाम तर सेक्टर से जहां से पैसे आ रहे हैं स्टेट को, इसको और मजीद फरोग दिया जाए और जीडीपी का एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया जाए विदाउट एनी करप्शन? एग्जैक्टली, जहां तक दो शोबों का ताल्लुक है, एग्रीकल्चर जिसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं खास तो, और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो जी सेक्टर है, तो वही चीज लेकर हम इससे पहले भी बात नहीं कर रहा था। उनके ऊपर इकोनॉमी इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की है, बहुत डिपेंडेंट है इन दो वर्ष में, तो इसलिए इन पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, जबकि हम इन्हीं एरियाज में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा जो प्रोड्यूस जो होता है, जो फ्रूट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जब हमारा पक जाता है फ्रूट तो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है ट्रक्स बाय, जो गाड़ियां हैं, लारियां जो है, जो श्रीनगर से कश्मीर से जो बाहर जाती है, तो वो जाता है NH-44 से जो जम्मू के रास्ते से जा रहा है। तो बहुत देर तक कभी कभी जब रोड बंद रहता है तो वो गाड़ियां पड़ी रहती है सड़कों पर, रास्ते में, तो वो सड़ जाता है। तो उसका इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन, जो पेरिशेबल फ्रूट होता है, उसको इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं हो रहा है। इसलिए वो भी बड़ा जरूरी है कि वो उस लिहाज से भी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए ताकि ऑल वेदर रोड हो जाए, और उसके लिए ट्रेन भी हो ताकि सामान को आराम से आसाइश के साथ, आराम के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाए। वो नहीं हो रहा है। दूसरी साइड से टूरिज्म के लिए भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टूरिज्म पर निर्भर करता है जम्मू कश्मीर मैक्सिमम इकोनॉमी के लिहाज से। तो टूरिस्ट का आना जाना भी आसान हो जाए, और जहां तक एयर का ताल्लुक है उसमें सबसे ज्यादा एयर फेयर बढ़ते हैं, या वेदर की कंडीशंस की वजह से एयर रुका रहता है बहुत टाइम तक। इसलिए कनेक्टिविटी के लिए इन दो शोबों का होना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है, नए मामलात, नए इजादात करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर हमें जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को अप करना है, बढ़ाना है, तो ये लाजमी है कि इन दो शोबों को हमने प्रायोरिटी पर लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऑनेस्टली के साथ, न कि सिर्फ ऐसा बजट में रखा जाए और फिर खुर्द-बुर्द किया जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाए। वो ना हो। तब अगर इन पर किया भी जाए, कहीं और किसी और एरिया में कटौती भी की जाए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है अपने आप को किसी डगर पर लाने के लिए। पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली कुछ बारीकियां जो हम सभी एक्सपर्ट से समझ रहे थे, उसका सिर्फ एक महत्व था कि आप इन चीज़ों को और इन बारीकियों को समझें। जनवार साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाब राजेश्वर फैनुली साहब, तमाम तर बारीकियां समझाने के लिए। हालांकि हमें और भी वक्त चाहिए आप लोगों से और भी ज़्यादा बारीकियां और चीज़ें समझने के लिए, ताकि हम लोगों को इन तमाम तर चीज़ों की और बेहतर से हम समझा पाएं। जनाब अहमद याद साहब, तमाम तर इन छोटी छोटी चीज़ें